मोस्टली लोगों को जो है ना ये चैप्टर 7 अच्छे तरीके से आता होगा। ठीक है, तो चैप्टर 7 में पहले नंबर पे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का पता होना चाहिए, जिसमें डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होती है, उसको हम वेक्टर कहते हैं। और अगर डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो वो स्केलर होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड, लेंथ, लेंथ को कहते हैं, नाम को कहते हैं। उसके बाद यूनिट वेक्टर, जब वेक्टर को वेक्टर के नाम से डिवाइड कर दें, यूनिट वेक्टर आ जाता है। उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन आता है अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। इक्वल वेक्टर कब होंगे? जब दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी। पैरेलल ये है कि डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकती है। ये एडिशन है हेड टू टेल रूल से। ये पैरेललोग्राम है, इस डायग्राम को कहते हैं। इन प्लेन इन प्लेन वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे ये देखें, एक्स वाई कंपोनेंट। और अभी स्पेस वाला बाद में आएगा। डिफरेंस में आप माइनस कर देते हैं, पहले कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट से, दूसरे कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से। पोजीशन वेक्टर, जैसे ये देखें, ये पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट पी का ये पोजीशन वेक्टर है। इस पोजीशन वेक्टर की जो लेंथ है वो फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, और यूनिट वेक्टर, जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है, वो आई और जे होते हैं प्लेन में। आई की वैल्यू 1 0 और जे की वैल्यू 0 1 होती है। इनकी लेंथ 1 होती है, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 1 3 है, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपने इसी वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। 1 माइनस 3, इसको डिवाइड कर दे 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर इज 9, और ये स्क्वायर रूट आ गया 1/10 स्क्वायर रूट और माइनस 3/10 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। और याद रहे कि वेक्टर्स में से आपको क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ये याद रखना है आपने। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये इसी तरह के ही आते हैं ना, कि एक वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करें या इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें। ठीक है, इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद स्पेस 3 कंपोनेंट्स है, एक्स वाई जी कंपोनेंट। तो एक्स वाई जी कंपोनेंट में सिर्फ जो है ना यूनिट वेक्टर के शामिल हो गया है। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आई जे के हैं। आई की वैल्यू 1 0 0, जे की वैल्यू 0 1 0 और के की वैल्यू 0 0 1। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आई डॉट जे क्या आता है। ठीक है, आई डॉट जे 0 होता है और आई क्रॉस जे जो है वो के होता है। अभी क्रॉस प्रोडक्ट भी आएगा। यहाँ पे ये डायरेक्शन कोसाइंस जो है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस का ये मतलब है कि मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमारे पास, मैं पहले भी बताया था, ये स्पेस है, ये कोई पॉइंट पी है। तो डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के साथ ये पॉइंट पी कौन सा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो अल्फा होगा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो बीटा होगा, जी एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो गैमा होगा। ठीक है, तो ये जो अल्फा बीटा गैमा है ना, ये असल में डायरेक्शन कोसाइंस के सेंस में इसको हम स्टडी करते हैं। काज अल्फा की वैल्यू जो है ना वो एक्स ओवर आर है। आर जो है ये पोजीशन वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड है।
मतलब कि ये जो वेक्टर है ना, ये मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये आपको जो लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ये जो आर है ओ से पी तक जो पोजीशन वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड को सिंपल आर बोलेंगे। जब आप एक्स ओवर आर करेंगे ना, तो आपके पास cos अल्फा आ जाएगा। इसी तरह जब आप वाई ओवर आर करेंगे तो cos बीटा, और जी ओवर आर करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये cos गैमा आ जाएगा। अल्फा बीटा गैमा आप कैलकुलेट करेंगे तो वो डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे। वेरीफाई करने के लिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 आना चाहिए। तो फिर वेरीफाई होता है कि वाकई जो आपने डायरेक्शन को साइंस अल्फा बीटा गैमा कैलकुलेट की है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। पेपर में आ सकता है अल्फा बीटा, इफ अल्फा बीटा गैमा इन डायरेक्शन साइंस directed angles आप कह सकते हैं। If alpha beta gamma are directed angles, then they must satisfy the equation. The equation is that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals 1. ये भी कह सकते हैं sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma। तो वो 1 के इक्वल अगर होगा तो वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि डायरेक्टेड एंगल्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्शन कोसाइंस वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जो है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। कोई से दो वेक्टर्स हो, उनका डॉट प्रोडक्ट इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 एक वेक्टर है, 4 5 6 एक वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट करना है। पहले कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें, दूसरे कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दें फिर ऐड कर दें, और तीसरे कंपोनेंट को तीसरे कंपोनेंट से। जो अब आप इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो जब दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होते हैं, ये याद रखनी है बात। और जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये तो आपको पहले ही पता है। दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनमें भी 90 डिग्री का एंगल होता है। तो जब दो वेक्टर्स होंगे, जैसे इसको एक वेक्टर u बना दें, इसको वेक्टर v बना दें, तो दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, तो u डॉट v 0 होगा। क्योंकि आई डॉट जे 0 है तो आई और जे आपस में परपेंडिकुलर है। आई डॉट के भी 0 है तो आई और के भी परपेंडिकुलर है। जे डॉट के भी 0 है तो जे जे और के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is followed by the definition of dot product u dot v is equal to u mod v mod cos theta। और cos थीटा को अलहदा कर लें तो cos थीटा आपके पास आ जाएगा u डॉट v ओवर u mod v mod। और यहाँ से थीटा अगर आप अलहदा कर लें तो आ जाएगा cos इनवर्स u डॉट v ओवर u mod v mod। तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब कि थीटा, दो वेक्टर्स के दरमियान थीटा ऐसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया आई की वैल्यू 1 0 0 होती है और जे की वैल्यू 0 1 0 होती है। और मैंने आपको बताया कि आई डॉट जे जो होता है ना 0 होता है, दोनों परपेंडिकुलर है। आई इज परपेंडिकुलर टू जे, तो जाहिर है इनके दरमियान एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर हम देखना चाहें कि वाकई 90 डिग्री होता है तो कैसे होगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, ठीक है, यू डॉट वी, सॉरी, cos इनवर्स आई डॉट जे ओवर आई मॉड जे मॉड। तो ये आ जाएगा cos इनवर्स आई डॉट जे 0 है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ओवर आई मैग्नीट्यूड 1 एंड जे मैग्नीट्यूड 1। तो जब आप cos इनवर्स ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे तो क्लियरली वो पाई बाय 2 आ जाएगा। इसलिए परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये क्रोलरी याद रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर एंगल 0 या पाई हो तो वो कोलिनियर होते हैं, अगर एंगल पाई बाय 2 हो तो वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद ये प्रोजेक्शन के दो फार्मूलाज हैं। वी अलोंग यू का फार्मूला ये है,
जिसके लॉन्ग होगा उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, और यू लॉन्ग वी है तो वी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मतलब कि यू डॉट वी, अगर यू के लॉन्ग है तो यू मार्ट आ जाएगा, अगर वी के लॉन्ग है यू मार्ट खत्म करके वी मार्ट आ जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन के दो फार्मूलाज हैं। ये 2017 में प्रोजेक्शन का एक क्वेश्चन आया हुआ है पीपीएससी में, तो वो दोबारा भी आ सकता है, कोई भी वैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, मतलब सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपने साथ हमेशा जीरो होता है, ये याद रखना है। मतलब कोई वेक्टर ए है तो ए क्रॉस ए क्या होगा, जीरो होगा, ये याद रखने वाली बात है। तो आई क्रॉस आई भी जीरो है, जे क्रॉस जे भी जीरो है, और के क्रॉस के भी जीरो है। आई क्रॉस जे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो के आ जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आ जाएगा। ये आई जे के की ये साइक्लिक परमुटेशन है, आई जे और के। अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे जे क्रॉस आई करते हैं, तो डायरेक्शन तो आई के बाद जे है ना, तो जे क्रॉस आई करेंगे तो ये माइनस के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है, जैसे ए डॉट बी वो बी डॉट ए होता है, ये कम्यूटेटिव है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में जब आप बी को पहले लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। अगली बात आपको, ये उसने वही बताया हुआ है, साइक्लिक पैटर्न, और हाँ जो भी है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ये 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपने देख लेना है। और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे आता है ये प्रूफ लिखा हुआ है, आपने जस्ट ये याद रखना है कि आई जे के आ जाएंगे इधर। अगर तीन वेक्टर, पहले दो वेक्टर देख लेते हैं ना, अगर तीन वेक्टर आ जाए तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे है। आवाज आ रही है जी? और स्क्रीन नजर आ रही है? जैसे ये दो हमारे पास वेक्टर्स है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट करना है। तो सिंपली आपने यहाँ पे आई जे के एक एक तीनों कंपोनेंट्स 1 2 3 और बी के तीनों कंपोनेंट 4 5 6, इस डिटर्मिनेंट को आपने कैलकुलेट कर लेना है, तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर तीन वेक्टर्स आ जाएं तो तीन वेक्टर्स में जो प्रोडक्ट है वो दो किस्म का होता है। पहला होता है जी स्केलर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और जो दूसरा होता है वो होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स में कैसा होगा, वो होगा ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक हो गया। और उसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इस तरीके से ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ये आप चेक कर लीजिएगा ठीक लिखा है या नहीं। तो अभी यहाँ पे हम कंफर्म कर लेते हैं। चलो जब वो वैल्यू आएगी तो देख लेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, वो होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अगर दो वेक्टर्स आपको गिवन हो तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करके आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेनी है। मतलब कि अगर आपको पेपर में गिवन हो कि 1 2 3 एंड 4 5 6 ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर से बनने वाली जो पैरेललोग्राम है, मतलब ए अगर इस साइड पे हो, ठीक है, बी अगर इस साइड से हो, तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। इसका टोटल एरिया क्या होगा ये, तो वो होगा ए क्रॉस बी कैलकुलेट करके फिर इसकी आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेनी है।
ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जल्दी से आपने आई जे के लिख लेना है, 1 2 3 लिख लेना, 4 5 6 लिख के इसकी ये इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। आई आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 माइनस 15 माइनस जे और 6 माइनस 12 प्लस के 5 माइनस 8 और उसके बाद इसका आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेना। मैग्नीट्यूड के लिए 12 माइनस 15 3 स्केयर इज 9 प्लस 6 माइनस 12 इज 6 माइनस 6 और इसका स्केयर हो गया 36 प्लस 5 माइनस 8 इज 3 माइनस 3 स्केयर इज 9 और ये स्केयर रूट जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल तब आता है जब आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास आ जाता है जी एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर 3 पॉइंट्स आपको गिवन हो तो तीनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को आपने बेस बना के 2 वेक्टर बना लेने हैं। जैसे इस पॉइंट ए को बेस बना लें तो ए से बी तक एक वेक्टर आ जाएगा ए और ए से सी तक दूसरा वेक्टर आ जाएगा बी। अब ए और बी आपके पास 2 वेक्टर आ गए, आप ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, जो यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं। जबकि ए बी लाइन सेगमेंट की वैल्यू कैसी आएगी कि बी के पहले कंपोनेंट में से ए का पहला कंपोनेंट माइनस करते जाएं, इसी तरह दूसरे में से दूसरा और तीसरे में से तीसरा, तो ये एक वेक्टर बन जाएगा ए। इस तरह ये वेक्टर बन जाएगा बी। ठीक है, तो अब दोबारा दोबारा रिकॉर्डिंग का सुनेंगे तो मजीद समझ आ जाएगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है अच्छा, आपको ना एक और चीज मैं बता दूं कि जो आप 2 वेक्टर है ना आपके पास, तो गौर से आपने ये बात सुननी है। आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। जब आप ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे ना तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने से एक नया वेक्टर आ जाएगा। वो जो नया वेक्टर आएगा वो वेक्टर ए के ऑर्थोगोनल होगा और वो वेक्टर बी के भी ऑर्थोगोनल होगा। मतलब के ए डॉट ए क्रॉस बी का आंसर आएगा 0 और बी डॉट ए क्रॉस बी का आंसर भी क्या आएगा 0। इसी तरह इसको अगर आप पहले भी लिख लेना ए क्रॉस बी डॉट ए तो इसका आंसर भी 0 आएगा और ये 100% श्योर बात है। ठीक है, तो कहने का ये मकसद है कि ए क्रॉस बी फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए क्रॉस बी इज ऑर्थोगोनल टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये बात है। और उसके बाद स्क्रीन शो नहीं हो रही जी? किसी को अगर स्क्रीन शो हो रही है तो वो जरा कंफर्म करें। कंफर्म करें जरा, किसी को अगर स्क्रीन शो हो रही है तो। सर मुझे हो रही है। हेलो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ड। तो पैरेलल पिप्ड ये एक डायग्राम है। पैरेलल पिप्ड का जो वॉल्यूम होगा वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ड आ जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब भी 2 वेक्टर्स रिपीट हो जाएं तो आंसर 0 आएगा। मैंने आपको बताया ये होता है जी ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें कोई से 2 वेक्टर सेम कर दें, जैसे ए डॉट ए क्रॉस सी,
ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। अगर आप इसको कर ले ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर भी 0 आ जाएगा। कोई से दो वेक्टर इसमें रिपीट हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन उनको आपने इकट्ठा रिपीट करना है। एक सेकेंड, मतलब के इधर ए और इधर बी है, इधर बी कर लें। जैसे ये दोनों इकट्ठे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसने यहाँ पे ये बॉक्स में लिखा हुआ है यू रिपीट हो रहा है तो 0 आएगा, इधर वी भी रिपीट हो रहा है तो भी 0 आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, आप बताएं। अब स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन तो पहले की तरह ही शो कर रहा हूँ मैं, आपको क्यों नहीं शो हो रही? ये वर्क डन का फार्मूला W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक है, जी वर्क डन का फार्मूला और टॉर्क का फार्मूला आपने देख लेना। ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, तो मुख्तसर सी बात ये है कि आपने एक, मैं दोबारा से बता दूं, आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। आपने किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना सीखा है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सीखा है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपने सीखा है। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिवट, ये आपने सीखा है। दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल कब होते हैं? जब ऑर्थोगोनल होते हैं तो उनके दरमियान एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर कब होते हैं? ठीक है, ये सारी चीजें आपने इस चैप्टर में सीखी हैं। अभी मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ।